हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। 21 फरवरी से आपका जो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है वो होने वाला है। आज की ये वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गणित के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं आज की इस वीडियो से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें याद करिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे आपको लगाना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे लगाएंगे। तो इसमें दो संख्याओं की बात हुई, तो चलिए किन्हीं हम दो संख्याओं को मान लेते हैं इसमें। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे माना पहली संख्या। इसमें दो संख्या की बात हो रही, तो हमने पहली संख्या मान ली जो है वो x है। पहली संख्या हमने x मान लिया और हमने जो दूसरी संख्या है उसे हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्योंकि इसमें दो संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए हमने दो संख्या मान ली। पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। अब चलिए शर्तानुसार कुछ कह रहा है, बस उसी को देख लेना है। शर्तानुसार कह रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। कौन कौन सी संख्या है, एक पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है इनका जो अंतर है यानी x ऋण y जो है वो कितना है, 26 है। कितना है, 26। ये समीकरण नंबर 1 हमारा कह रहा है। और ये कह रहा है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी, अर्थात जो पहली संख्या है एक वाली पहली संख्या वो दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। ये कह रहा है, ये दूसरी शर्त कह रहा है। तो संख्याएं ज्ञात करिए, यानी पहली और दूसरी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो x ऋण y बराबर 26 है और x का मान 3y है। तो आप क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना। तो जो ये वैल्यू दिया है इस x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दीजिए, तो हमारा मान जो है वो आ जाएगा। चलिए लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, आसानी से जो है उत्तर मिलेगा। तो समीकरण 1 को पहले आपको लिख लेना है, x ऋण y बराबर 26 और x का मान कितना है, 3y है। चलिए 3y आप रख देते हैं यहाँ पे। ये x के 3y ऋण y बराबर कितना हो गया, 26। तो 2y बराबर कितना, 26। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो 26 बटा कितना हो जाएगा, 2, अर्थात कितना आ गया, 13 आ गया। तो y का मान क्या आ गया, 13 आ गया। अब y का मान क्या रख देना, समीकरण 2 में रख देना और x का मान आ जाएगा। तो लिख दीजिए वही y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, y का मान अब समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 हमारा है x का मान जो है वो 3y है। x बराबर 3 गुणे y का मान कितना है, 13 है। तो ये आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 13 3 39। तो x का मान यहाँ से आ गया 39 और y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। दो संख्याओं की बात की थी तो हमने इस तरीके से उसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं कि आप दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। 15 बटा x ऋण y धन 22 बटा x प्लस वाई बराबर 5 और 40 बटा x माइनस वाई धन 55 बटा x प्लस वाई बराबर 13। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में यानी 6 नंबर में पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, अब बस आपको देखना कैसे सॉल्व होता है। ये दिया है 15 बटा x ऋण y धन 22 बटा x धन y बराबर ये 5 दिया है। ओके, और ये क्या दिया है, 40 बटा x ऋण y धन ये दिया है 55
बटा x धन y बराबर ये कितना दिया है, 13 दिया है। अब देखिए इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 15 गुणे 1 बटा x ऋण y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो वही तो हो जाएगा धन। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 22 गुणे 1 बटा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता लग जाएगा। ये हो गया 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा समीकरण 1 है। ओके, समीकरण 1 ही तो हम मान लिया। और इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 गुणे 1 बटा x ऋण y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, धन लगाइए। इसको लिख सकते हैं 55 गुणे 1 बटा x प्लस y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बराबर कितना, 13। ये समीकरण 2 है। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, अब मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम एक चीज़ मान लेते हैं, माना यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1 बटा x ऋण y है, यहाँ पर भी 1 बटा x ऋण y है, यहाँ पर 1 बटा x प्लस y है, यहाँ पर 1 बटा x प्लस y है। तो हम क्या रहे हैं, हम 1 बटा x ऋण y, इसको जो है वो हम a मान रहे हैं। ठीक है, और 1 बटा x प्लस y जो है उसको हम b मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए और हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। चलिए, तो इसलिए क्या समीकरण 1 क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1 बटा x ऋण y, उसके जगह पर हमने a रख दिया, हमने मान लिया। हमने क्यों माना है, जिससे ये थोड़ा सा आसान बन जाए और आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 22 गुणे ये b हो जाएगा, बराबर कितना, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 15a धन 22b बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये समीकरण नंबर मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40a, 40 गुणित 1 बटा x ऋण y a है, धन 55 गुणित 1 बटा x प्लस y कितना है, b हमने मान रखा है। माना इसीलिए ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए, ये हो जाएगा 40 का a और धन 55 का b बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। तो ई हो गया मेरा समीकरण नंबर 3 और ई हो गया, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। तो आपको करना क्या है, इसमें अब विलोपन विधि आपको लगा देनी है, विलोपन विधि लगा देनी है, जिससे दोनों सॉल्व हो सकें। तो विलोपन विधि तभी लगती है, आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर 55b है तो यहाँ पर भी 55b होना चाहिए, यहाँ पर 40a है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 40a होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों जगहों पर जो है, जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो कर क्या रहे हैं, हमको ये वाली वैल्यू जो है बराबर करना है। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में हम 40 से गुणा कर रहे हैं, आपको पढ़ा होगा विलोपन विधि। और समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 15 से गुणा कर रहे हैं। और जब इनसे गुणा करेंगे तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा और जो है आपका विलोपन विधि बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो आपको भाषा ऐसे लिखना है कि समीकरण 3 को 40 से तथा 4 को 15 से गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करने पर चलिए इसको 40 से गुणा करिए। यहाँ पे ये है, ये 15 है, चलिए लिख लेता हूँ, ये 15a है, इसको हमने क्या किया, 40 से गुणा कर दिया। धन ये कितना है, 22b है, इसको भी हमने क्या किया, 40 से गुणा किया और बराबर कितना है, यहाँ पे 5 है, तो इसको भी हमने क्या किया, 40 से गुणा किया। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो 15 शून्य में शून्य हो गया और 15 चौका 60 हो गया, यानी ये हो गया 600a हो गया, धन लगाइए। और ये 22 शून्य में शून्य और 22 चौका कितना हो गया, 88 हो गया, ये हो गया b बराबर कितना, और ये हो जाएगा 200। तो ये हो गया, तो हमने इसको 40 से गुणा किया तो ये आ गया, ये हमारा समीकरण नंबर 5 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 15 से गुणा किया, तो ये 15 को 40 से गुणा करेंगे तो 15 शून्य में शून्य, वही 600 ये हो जाएगा ये। अब देख लीजिए दोनों वैल्यू जो है बराबर हो गई। और 15 पचे धन लगाइए, 15 पचे 75 के 5 हाथ से अलावा 7 और 15 पचे 75 और 7 कितना हो गया, 82 हो गया। b बराबर, और 15 को 13 से गुणा करिए तो 15 तियाँ 45 के 5 हाथ से अलावा 4 और 15 एकन 15 और 4 कितना 19, तो ये हो गया 195। तो बस अब यहाँ पर आपको विलोपन विधि जो है वो लगा देनी। विलोपन विधि आपने पढ़ रखी है तो बस वही आपको लगा देना है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो जब प्लस प्लस को गायब करना होता है तो क्या करते हैं, घटाने पर करते हैं, घटाने पर। तो 400 में 600 घटाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। और 880 में से 825 घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 कितना हो गया, आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये मेरा बच जाएगा 55
55b और यहाँ पे 200 में से 195 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 55b बराबर कितना, 5। तो यहाँ से अगर हम b का यानी कि अगर b का मान निकालें तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी 5 एकन 5 और यहाँ पर भी 5 एकन 5, यानी b का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1/11 आ गया। b का मान कितना आ गया, अब b का मान रख देना है समीकरण नंबर 3 में। तो b का मान मेरा आ गया 1/11। ये सवाल थोड़ा लंबा है, बस आपको समझ लेना है कि ये कैसे लगेगा। अब इस b का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख दीजिए, जो आपका समीकरण बना है यहाँ पे समीकरण नंबर ये जो तीसरा है इसी में रख दीजिए। तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, चलिए भाषा लिखते हैं। b का मान, तो ये है b का मान इसमें रख रहे हैं। तो हमारा b का मान कितना है, 1/11 है, चलिए रख दीजिए। तो 15 धन 22 गुणे b का मान 1/11 बराबर कितना, 5। अब देखिए 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 बचा, तो 15a धन 2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 15a धन ये हो जाएगा 5 ऋण 2 बराबर कितना बचेगा, 3, यानी 15a बराबर कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/15, यानी 3 अक्कन 3, 3 बचे 15, यानी a का मान कितना आ जाएगा मेरा, 1/5 आ गया। यहाँ से हमने जब a का मान निकाला तो क्या हुआ, 3/15 आया, तो 3 अक्कन 3 और 3 बचे 15, यानी a का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया। a का मान 1/5 आ गया और b का मान कितना आ गया, 1/11 आ गया, सॉरी b का मान कितना आ गया, 1/11। तो आपको तो a और b का मान निकालना नहीं है, आपको किसका मान निकालना है, x और y का। और आपको एक बात पता होगी, चूंकि हमने क्या माना था, हमने माना था a का मान, क्या माना था हमने, a का मान माना था 1/x ऋण y माना था, और b का मान कितना माना था, 1/x धन y माना था। हमको x और y का ही तो मान निकालना था, लेकिन हमने शुरुआत में ये माना था कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने माना था a का मान कितना हमने माना है, यहाँ पर a का मान माना है 1/x ऋण y और b का मान माना है कितना, 1/x प्लस y। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए a का मान हमने माना था 1/x ऋण y और a का मान हमने निकाला कितना है, 1/5। चलिए बस इसको इसी में रख दीजिए और हल हो गया, 1/x ऋण y। ठीक, अब इसको कैंची गुणा कर देना है, तो ये यहाँ से क्या आ गया, x ऋण y बराबर 5। हम आगे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको x और y का मान निकालना है, ना कि a और b का। तो ये इसी तरीके से निकलेगा, a का मान हमने माना था 1/x ऋण y और a का मान हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 1/5 आया, तो इसे रख दिया। तो ये मेरा बन गया। और यहाँ पे b का मान कितना, b माना था हमने 1/x प्लस वाई और निकाला कितना है, आया आंसर है 1/11, रख दीजिए 1/x प्लस वाई। बस देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, तो x धन y बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। ये नया समीकरण बना है, ये समीकरण बन गया 7 और ये समीकरण बन गया 8। अब बस इसी को हल कर लेना है और आपको x और y का मान जो है वो निकल आएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो समीकरण 7 व 8 को हल करने पर, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझ लेना है और लग जाएगा। x ऋण y बराबर 5 और x धन y बराबर कितना, 11। अब आपको किसी एक चर को जो है वो गायब करना रहता है विलोपन विधि में। तो ये -y है, ये +y, इसको गायब करेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ कर गायब करेंगे, यानी जोड़ने पर तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और x 2x हो जाएगा और 5 और 11 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 16 बटे कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण 7 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 7 में रखने पर तो यहाँ से हमारा y का मान आ जाएगा, x ऋण y बराबर कितना है, 5 है और x का मान कितना है, 8। तो 8 ऋण y बराबर कितना, 5, या ऋण y बराबर 5 ऋण 8। तो ऋण y बराबर 5 में से अगर 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 3 आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 1/x ऋण y को जो है a मान लिया और 1/x प्लस y को b मान लिया, ताकि ये थोड़ा सा आसान बने और आसानी से सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से आपको करना है और ये आसानी से लग जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और 6 मार्कर में पूछा जाएगा, तो आपको इसको अच्छे से बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि x के लिए इसको हल करना है। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बस इसको जो लघुत्तम है वो लघुत्तम लेके सॉल्व करना है और यह जो सवाल है वो आसानी से लग जाएगा।
चलिए लिखते हैं हल। तो हमें ये चीज़ दिया है, जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है 1 बटा x धन 1 धन 2 बटा x धन 2 बराबर कितना 4 बटा x धन कितना है 4 है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कर लेना है, इस वाले पक्ष का जो है लघुत्तम ले लेना है आपको। ये x धन 1 है और x धन 2, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा x धन 1 और x धन 2। अब आपको करना क्या है, इसको तिरछा गुणा करना है, x धन 2 को यहाँ से और x धन 1 को यहाँ से। तो ये हो जाएगा x धन 2 प्लस का 2 है, इसको रोक लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x धन 1 से गुणा हो जाएगा। ये कितना है 4 बटा x धन 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा। ये हो जाएगा x धन 2 धन, ये हो जाएगा, इसको 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2x धन 2 बटे में लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 4 बटे x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का x है और यहाँ पे प्लस का 2x है, तो ये हो जाएगा ये प्लस का 3x हो जाएगा धन 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बटे ये x प्लस 1 हो गया और ये x प्लस 2 हो गया बराबर कितना ये 4 हो गया, ये x प्लस 4 हो गया। अब बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इसे। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ये कितना है 3x प्लस 4 है और ये यहाँ पे है x प्लस 4। अब इसको कैंची गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट लगाइए, ये x प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इन्हीं सबको गुणा कर लेना है। अब 3x को इससे भी गुणा करना है x से और 4 से, और 4 को x से गुणा करना है और 4 को 4 से भी गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 3x वर्ग धन 3x को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12x हो जाएगा। धन लगाइए, 4 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो गया मेरा इतना गुणा। अब इधर वाले को गुणा कर लीजिए, 4 लगाइए। तो अब x को यहाँ पर भी गुणा करना है, यहाँ से भी गुणा करना है, और एक को x से गुणा करना है, यानी एक पक्ष को पकड़कर दोनों में गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। ये x को x से गुणा किया तो x वर्ग हुआ और x को धन 2 से किया गुणा तो 2x हुआ। अब फिर 1 को x से गुणा करिए तो x हो गया और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे आसानी से गुणा करना है। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया 3x वर्ग। देखिए ये 12x है और ये 4x है, 16x हो गया और ये धन 16 हो गया। अब यहाँ पे अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x वर्ग है और ये 2x है और ये 1x है, तो मिलकर कितना हो गया 3x हो गया धन 2 हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x वर्ग धन 16x धन 16 बराबर, ये हो जाएगा अंदर 4 से गुणा कर दीजिए, 4x वर्ग धन 4 तिया 12x और धन 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब क्या कर लेना है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए 4x वर्ग धन 12x धन 8 बराबर कितना 3x वर्ग धन 16x और धन 16। अब 3x वर्ग को इस साइड में लाइए, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 4x वर्ग अरे 3x वर्ग और धन ये 12x है और इधर 16x आएगा तो नेगेटिव यानी माइनस का 16x हो जाएगा धन 8 और ये प्लस का 16 है, इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। बस इन्हीं लोगों को सॉल्व कर लेना है। चलिए 4x वर्ग में से 3x वर्ग गया तो सिंगल सा x वर्ग बचेगा और 12x में से 16x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 8 है और माइनस का 16, यानी प्लस का 8 में से माइनस का 16 घटाइए कितना बचा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो x वर्ग माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण जो है वो नहीं लगेगा। आपको ऐसी संख्या हेरनी है कि गुणा करे तो 8 आ जाए और अगर घटा दे तो 4 आ जाए, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, जैसे ऐसी संख्या आपको हेरनी की गुणा करो कि 4 आ जाए। अगर गुणनखंड विधि यहाँ पे लगाना चाहें तो उसका यही फंडा होगा कि ऐसी संख्या हेरें कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटा दें तो कितना आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसी कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है। 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे आपको श्रीधरा 4 विधि लगाना है, वही द्विघाती सूत्र जो है वही लगाना है आपको द्विघाती सूत्रानुसार। यहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं लगेगी तो अब हम इसको जो है वो यूज करेंगे द्विघाती सूत्र से। क्या होता है, तो अब आपको इसको इसमें द्विघाती सूत्र जो है वो लगा देना। चलिए लगाते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस लगा है
और b का मान कितना है, ऋण 4 है, ऐसे रख दीजिए ऋण 4 प्लस माइनस। अब अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा देते हैं, और b का मान कितना है, ऋण 4 है। सारी वैल्यू यानी मान को इसमें रख दे रहे हैं 4 गुणे, और यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, देख सकते हैं कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 है। और इंटू c का मान कितना है, माइनस का 8 है। अब बटे लगाइए, 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लगाइए, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और 8 चौके कितना हो गया, 32, बटे में कितना आ गया मेरा, 2 आ गया, और ये यहाँ पे 4 प्लस माइनस, देखिए ये हो गया 6 2 कितना हो गया, 8, और 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 1 यानी कितना हो गया, ये 48 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 4 प्लस माइनस। देखिए अब अंदर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 16 गुणे 3 बटे कितना, 2 लिख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर भी आंसर जो है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 प्लस माइनस, ये 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, 4 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और अंदर क्या बचा, 3 बचा, बटे 2। तो आप यहाँ पर भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहें तब भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे 2 बचा, प्लस माइनस यहाँ पर भी 2 बचा, और √3 और बटे में 2, ऊपर 2 कॉमन आ रहा था तो हमने 2 कॉमन लिया, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस माइनस 2 √3, यानी x का मान ये आ गया, x का मान कितना आ गया, 2 प्लस माइनस √3। अगर हम धन चिन्ह लें तो ये आ जाएगा, लिखते हैं धन चिन्ह लेने पर, अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 √3 आ जाएगा, और अगर हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2 ऋण 2 √3। तो यहाँ से x के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, एक मेरा आ गया 2 प्लस 2 √3 यानी 2 धन 2 √3, और एक आ गया 2 ऋण 2 √3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है गुणनखंड विधि नहीं लगी, तो हमने श्रीधराचार्य विधि जिसे द्विघाती सूत्र से इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या बिंदुए a 6,4 b 0,1 और c ऋण 6,7 संरेखी हैं। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि हम इस प्रश्न को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लेना, वो क्या है कि कोई भी बिंदु, जैसे कि ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, ये c बिंदु है, और ये क्या है, c बिंदु है, ये संरेखी कब होती हैं। तो आपको याद रखना है कि बिंदुएं संरेखी तभी होती हैं जब क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तभी जो बिंदुएं होती हैं वो संरेखीय होती हैं, अदरवाइज जो संरेखी नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्या बिंदु ये संरेखीय हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यदि हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला वो 0 आ गया तो हम कह देंगे कि संरेखीय हैं, और अगर 0 नहीं आया तो कह देंगे हम क्या है, अगर 0 आ गया तो कहेंगे वो संरेखी है, और अगर 0 नहीं आया तो कह देंगे वो संरेखी नहीं है। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर आ गया तो कह देना संरेखी हैं, और अगर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 आता है तभी बिंदु संरेखी होती हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए सर क्या ये जो है वो संरेखी है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस आपको वैल्यू रख देनी है। तो अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है। अब क्या कर देना है, इसी को इसमें रख देना है। ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। आपको इसी में इसको रख देना है, और अगर 0 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कह देंगे ये क्या है, संरेखी है। तो चलिए देख लेते हैं हम 1/2, x1 का मान कितना है, 4 है, चलिए ब्रेकेट लगाइए, ये y2 है और ये y3 है। तो y2 का मान कितना है, 1 है, ऋण लागत ऋण लगा दिया हमने। अब ब्रेकेट लगाइए, y3 का मान कितना है, ऋण 7। चलिए जो वैल्यूज है उसको इसमें रख देते हैं, और धन लगाइए। x3 कितना है, सॉरी x2 कितना है, 0 है, 0 रख दीजिए, और ब्रेकेट में y3 ऋण 7 है, और y1 कितना है, 4 है, ये हमने रख दिया। प्लस लगाइए, x3 कितना है, ऋण 6 है, फिर ब्रेकेट के अंदर आइए, y1 माइनस का y2, ये 4 है और ऋण 1। तो बस इसी को आप सॉल्व कर लेना है, बस इसी को हल कर लेना है,
और आंसर जो है वो आ जाएगा 1/2 6 ब्रैकेट में आइए, ये 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा 7। धन 0 को इससे पूरा गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, आपको पता है। और ये प्लस को अगर हम माइनस से गुणा करें तो माइनस आ जाएगा, 6 हमने ऐसे ही उतार लिया और ब्रैकेट के अंदर आइए, 4 में से 1 गया 3 बचा, चलिए 3 बचा। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये होगा 6, एक गुणा लगा है ना, और 1 को 7 और 1 कितना हो गया 8, और माइनस लगा है, माइनस 0 से कोई मतलब नहीं है, 6 गुणे कितना 3, ये हो गया। तो ये कितना हो गया 1/2, 8 छंगे 48 और 6 त्रिक्का कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 1/2 तो 48 में से 18 गया तो कितना बचा 30 बचा। अब 1/2 को अंदर से गुणा कर दीजिए, तो ये 30 है गुणे 1/2, अब ये 2 15 है, कितना आ गया, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 आ गया। यानी देखा जाए, यानी यहाँ पे क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 आ गया, 15 आ गया, और ये 0 नहीं आया। इसका क्या मतलब है, अगर 0 आता तो ये संरेख होता, लेकिन 0 नहीं आया, 0 के अलावा क्या है 15 आया है, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए बिंदुएं ए जिसके निर्देशांक 6,4 है, बी 0,1 और सी ऋण 6,7 ऋण 6,7 क्या है संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं क्यों नहीं है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो ये संरेखी होती, लेकिन 0 नहीं आया है इसलिए ये संरेखी नहीं है। अगर 0 आता तो हम कह देते हैं ये संरेखी हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।